हेलो स्टूडेंट, मैं हूं रमेश सिंह। और बच्चों, आज के लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूं अबाउट मॉलिक्यूल। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन ऑफ मोल भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझें, सीखें एंड बाद में अप्लाई करें। दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ मोल कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, अब ये मॉलिक्यूल क्या होता है? देखिए, मैंने आपको बता दिया पहले, इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया बातें, प्रोटॉन के बारे में बता दिया, न्यूट्रॉन के बारे में बता दिया, मतलब प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है। और इसके बाद मैंने आपको एटम के बारे में बता दिया बच्चों। एटम के बाद कैटायन के बारे में बता दिया आपको। कैटायन के साथ साथ मैंने एनायन के बारे में भी बता दिया। तो देखिए, केमिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो किसके बारे में बात करते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, आयन, है ना, या फिर मॉलिक्यूल। तो इन सब के बारे में आपको इंट्रोडक्शन तो मैं आपको बता ही दिया है। और बचा कौन? मॉलिक्यूल। देखो, मॉलिक्यूल को डिटेल में एक दो लेक्चर के बाद वापस पढ़ाऊंगा, बट अभी मैं आपको बता दूं कि मॉलिक्यूल का थोड़ा बहुत यूज होगा, बार बार वर्ड यूज होता है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो आपको बच्चों कंफ्यूजन ना जाए, है ना, इसलिए अभी मैं आपको मॉलिक्यूल बता देता हूं। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सीखा, आयन कैसे बनता है ये सीखा, वैसे ही मॉलिक्यूल के बारे में कंडीशन समझें। मॉलिक्यूल होता है सिंपली बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, मतलब जब एटम कंबाइन करता है उसके बाद जिस स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल को अलग अलग तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल हम आपको आगे के लेक्चर्स में बताएंगे डिटेल में, बट अभी बस सिंपली मॉलिक्यूल बता रहा हूं। ठीक है, और सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, इट इज सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। एटम के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे बच्चों? मॉलिक्यूल, और कुछ भी नहीं। मतलब एटम कंबाइन कर गया, सिमिलर और डिफरेंट, उस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल। तो यहां लिखेंगे इट इज सिंपली combination of atom. It is simply डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज सिंपली combination of एटम। ठीक है, सीधा सीधा बात कि एटम के कॉम्बिनेशन को, एटम का जो ग्रुप है उस ग्रुप को हम लोग बच्चों मॉलिक्यूल के नाम से बुलाएंगे। ठीक है, सीधा सीधा फंडा जो मैंने बताया उसको याद रखिएगा। फिर से रिपीट कर दूं, एटम का जो ग्रुप होगा, एटम जब कंबाइन करेगा सिमिलर टाइप के एटम से या डिफरेंट एटम से, उस कॉम्बिनेशन को बच्चों हम लोग मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, आप सुनेंगे वाटर, तो ये वाटर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है, ग्रुप ऑफ एटम है, जिसको वाटर के नाम से बुलाते हैं। अब उसमें क्या ग्रुपिंग है, किस टाइप का ग्रुपिंग हुआ है? तो सीधा बात कि 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ये इस तरीके से कंबाइन होके किसका फॉर्मेशन करता है बच्चों? वाटर। तो ये क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल है। दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जो कंटेन कर रहा है 2 एटम हाइड्रोजन का, एंड देखिए यहां पे कोफिशिएंट में क्या है? नीचे में 1, तो 1 एटम किसका? ऑक्सीजन का। ठीक है, इस तरीके से आप एटम भी निकालना सीख गए कि एक मॉलिक्यूल में कैसे एटम निकालेंगे। सीधा आप यहां देख लो, काउंट कर लेना, जो यहां नंबर लिखा रहता है वो ये बताता है कि ये एटम इस मॉलिक्यूल में कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, मतलब उसका प्रेजेंस कितने टाइम्स का है। ठीक है, जैसे H2 मतलब 2 हाइड्रोजन, O1 मतलब 1 ऑक्सीजन। ठीक है, मीथेन आप सुनेंगे बच्चों, CH4 होता है, तो C को हम मीथेन नहीं कहते, H4 को मीथेन नहीं कहते, इसके होल कॉम्बिनेशन को CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं? मीथेन। मीथेन। ठीक है, अब इसमें आप देखिए 1 कार्बन एटम प्रेजेंट है एंड 4 प्रेजेंट है व्हाट? हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये कंडीशन में बच्चों आप ध्यान रखना।
इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का मैं बात कर सकता हूं, बहुत इनफाइनाइट मिलियन ट्रिलियंस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे यहां देखिए H2SO4, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया, H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड कह रहे हैं। H3PO4, दिस इज व्हाट, फास्फोरिक एसिड। अगर हम बात करें H3BO3 का, तो ये क्या हो गया, बोरिक एसिड। तो देखिए अगर और भी बात करें आप NaOH, है ना बच्चों, तो ये भी क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। अगर आप बात करें CaO, ये भी क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। देखिए यहां पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके अलावा 1 सल्फर प्रेजेंट है एंड 4 प्रेजेंट है क्या, ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया बच्चों, मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यहां पर अगर आप आ जाते हैं H3PO4 में, तो 3 प्रेजेंट नंबर वाइज हाइड्रोजन, 1 प्रेजेंट है फास्फोरस और 4 प्रेजेंट है क्या आपका, ऑक्सीजन। और ये भी क्या हो गया बच्चों, मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके बाद आप यहां देखिए, यहाँ H3BO3, ये भी क्या है आपका, एक मॉलिक्यूल ही है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम मॉलिक्यूल हुआ, जिसमें क्या प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन, 1 बोरॉन, है ना, एंड 3 प्रेजेंट है क्या आपका, ऑक्सीजन। यहां देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, 1 सोडियम, 1 ऑक्सीजन एंड 1 प्रेजेंट है यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन। तो ये भी सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है, सोडियम का, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, मॉलिक्यूल। यहां भी देखिए 1 कैल्शियम प्रेजेंट है एंड 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। इसलिए इसको किस नाम से जानेंगे हम लोग, इसे भी मॉलिक्यूल के नाम से जानेंगे। तो मॉलिक्यूल क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूं आपको मॉलिक्यूल समझ में आया होगा। सिंपल बात याद रखिए, मॉलिक्यूल क्या होता है, तो एटम जब कंबाइन कर जाएगा उसके सिंपली कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखिए जैसे आपने एटम पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट किया, आयन पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट किया, वैसे ही हम कैलकुलेशन करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का किसी भी मॉलिक्यूल में। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों करते हैं, तो देखिए बच्चों मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम हो रहा है। तो एटम जब कंबाइन कर रहा है, तो एटम जब आ रहा है कंबाइन करने, तो उसके पास जो कुछ भी है अपना सब कुछ तो लेके आएगा ना। तो एटम के पास में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसका मतलब सीधा बात कि जब मॉलिक्यूल बन रहा है तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन, एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी को लेकर आया। ठीक है, समझ गए क्या। मॉलिक्यूल के फिर क्लासिफिकेशन है डिफरेंट टाइप के, कोवेलेंट मॉलिक्यूल, आयनिक मॉलिक्यूल, डिफरेंट डिफरेंट, वो सब चीजें अलग है, अलग से पढ़ेंगे, है ना। तो अभी मैं आपको 2-3 एग्जांपल बताने जा रहा हूं कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एनी गिवन मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं H2O का, ठीक है, तो देखिए यहां पे कौन कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर बोला बताइए यहां पे कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका Z क्या होता है 1, इसका A क्या होता है 1, इसका Z क्या होता है 8 और A क्या होता है 16, है ना। तो देखिए एक हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन कितना 1, प्रोटॉन कितना 1 और न्यूट्रॉन कितना 0। ऑक्सीजन में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितना 8, प्रोटॉन 8, है ना। और अगर न्यूट्रॉन का बात करें तो ये भी 8। कैलकुलेट कर लेना, मेथड बताया हूं कि Z इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, Z इक्वल टू प्रोटॉन, है ना, एंड न्यूट्रॉन इक्वल टू व्हाट, A माइनस Z, निकल गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब देखिए ये जो वाटर का मॉलिक्यूल बना है इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे अगर 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया, तो 2 हाइड्रोजन 1 इंटू 2 और प्लस एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 8 इंटू 1, तो कितना हो गया बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्लियर हो गया कि 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, समझ गए क्या। अगर टोटल प्रोटॉन का मैं बात करूं तो देखिए हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और इंटू 2 और प्लस ऑक्सीजन में कितना 8, तो ये भी कितना हो गया 10, तो मतलब 10 प्रोटॉन प्रेजेंट है। बच्चों अगर न्यूट्रॉन का हम बात करें कि टोटल न्यूट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट, तो सीधा बात न्यूट्रॉन का अगर बात कर रहे तो देखिए हाइड्रोजन के पास तो न्यूट्रॉन है नहीं, तो सिर्फ बचा कौन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास न्यूट्रॉन कितना होता है 8, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो गया 8। अरे अब ये इसके पास न्यूट्रॉन है ही नहीं, इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो सिर्फ वहां पे कौन प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीजन। तो इस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल में आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे देखिए
SO4, ठीक है। और ये एग्जांपल नंबर 2 है और ये आखिरी एग्जांपल है इस टाइप का, ठीक है। इसमें कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो देखिए हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का Z1 तो इसलिए इलेक्ट्रॉन V1, प्रोटॉन V1 और न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या आपका 0। सल्फर का Z होता है 16 इसलिए इलेक्ट्रॉन 16, प्रोटॉन भी 16 और न्यूट्रॉन कितना 16 बिकॉज़ मास नंबर 32। ऑक्सीजन का Z होता है 8 इसलिए इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन भी 8 और न्यूट्रॉन भी क्या आपका 8। ये सब बात किसके लिए लिखे हैं? ऑक्सीजन के लिए। ये जो बातें लिखी हुई है किसके लिए है? सल्फर। और ये ऊपर जो बातें है किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए। अब देखिए इस मॉलिक्यूल में अगर आप बात करें तो इस मॉलिक्यूल में कौन कौन प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है बच्चों, सल्फर प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। अब अगर मैं बात करूं टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो भाई। एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आया तो 2 हाइड्रोजन कितना लेके आएगा? 1 into 2 और प्लस सल्फर जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 16 और प्लस ऑक्सीजन जो है उस एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 8। तो इनको क्या कर देंगे 4। तब देखिए 2 प्लस 16 और प्लस 8 4 जा क्या हो गया 32, ठीक है। अब 32 और 16 क्या हो गया 48। 48 और 2 क्या हो गया बच्चों 50। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लिए कि टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटिंग H2SO4 इज इक्वल टू व्हाट 50, ठीक है। फिर से आप देखें H2SO4 प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन तो 2 है इसलिए 2 कर दिए। Z सल्फर का कितना होता है 16 इसलिए इसमें 16 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन के पास 8 होता है तो 4 के पास 8 into 4 8 4 जा 32 और प्लस 16 है ना। 16 प्लस 32 कितना हो गया 48। 48 और 2 कितना हो गया बच्चों 50। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 50 आ गया। अगर मैं बात करता हूं यहां पे टोटल प्रोटॉन का तो टोटल प्रोटॉन भी ऐसे निकालेंगे कि देखिए एक हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन into 2 और प्लस सल्फर के पास 16 और प्लस ऑक्सीजन के पास 8 into 4 यहां से भी क्या आ गया 50 प्रोटॉन। बट अगर आप बात करते हैं बच्चों टोटल न्यूट्रॉन का तो यहां लिख देंगे कि टोटल न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हाइड्रोजन के पास तो है नहीं तो 0, सल्फर के पास कितना आया 16, ऑक्सीजन के पास 8 into 4 तो 8 4 जा 32 और प्लस 16 है ना कितना हो जाएगा आपका 48। तो 48 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे। एक आखिरी एग्जांपल CH4 का, ठीक है। CH4 का लास्ट एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूं कि CH4 है ना। कार्बन और 4 हाइड्रोजन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12, इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन भी 6 और न्यूट्रॉन भी क्या आपका 6, ठीक है। अब देखिए यहां पे लिखते हैं हम क्या लिखेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन CH4 इज इक्वल टू एक कार्बन के पास 6 और प्लस एक हाइड्रोजन के पास 1 और इंटू 4 तो 6 और 4 कितना हो गया बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब CH4 के मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं टोटल प्रोटॉन का तो एक हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन तो 1 into 4 और प्लस कार्बन के पास 6 और 4 कितना हो गया बच्चों 10 तो 10 प्रोटॉन हो गया। अगर हम बात करें टोटल न्यूट्रॉन तो इज इक्वल टू हाइड्रोजन के पास 0 और प्लस कार्बन के पास कितना हो गया 6 तो सिर्फ यहाँ पे 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर लीजिएगा किसी भी मॉलिक्यूल में इस फंडे का यूज करके, इस कंसेप्ट का यूज करके। मुझे पता है कि आपको आता होगा बट जिसको पता है वो वीडियो ना देखे, जिसको नहीं पता वो इस वीडियो को देखे, ठीक है। मेरा मकसद है कि हर एक बच्चे को समझ में आए, इस वजह से मैं पूरी वीडियो सीक्वेंस में बना रहा हूं और आपको बेनिफिट होना चाहिए। और ये जो हमने उठाया है जिम्मेदारी की पूरी सीक्वेंस में पढ़ा के दूंगा, वो कुछ भी हो मैं दूंगा ही, ठीक है। समझ गए क्या? पूरी सीक्वेंस में दूंगा, एक एक चीज बताऊंगा। अब देखिए मैं थोड़ा बात करता हूं पॉली एटॉमिक एनायन का या फिर पॉली एटॉमिक कैटायन का। अब पॉली एटॉमिक एनायन क्या होता है? बहुत सारे एटम हो एक साथ कंबाइन कर गया और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, उसको बोलेंगे पॉली एटॉमिक एनायन, है ना। और पॉली एटॉमिक कैटायन क्या हो जाएगा बच्चों? तो बहुत सारे एटम पहले कंबाइन किए एंड कंबाइन करने के बाद जो उनका ग्रुप बना ना उस ग्रुप के ऊपर आ जाए पॉजिटिव चार्ज तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉली एटॉमिक कैटायन। क्लियर? समझ में आया? चलो ठीक है। अब देखो अगर ऐसे का मैं बात करूं तो ये NH4 प्लस है, ठीक है। NH4 प्लस, तो ये जो NH4 प्लस आपको दिख रहा है, ठीक है। NH4 प्लस जो ये आपको दिख रहा है
ये क्या है, पॉली एटॉमिक, मोर देन वन एटम यहां प्रेजेंट है और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये क्या हो गया, पॉली एटॉमिक कैटायन। अब कुछ नहीं करो, पॉली एटॉमिक कैटायन में अगर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है या टोटल प्रोटॉन निकालना है या टोटल न्यूट्रॉन निकालना है तो देखिए आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, सीधा बात कि नॉर्मली पहले प्रोटॉन निकाल लो या इलेक्ट्रॉन निकालो, न्यूट्रॉन निकाल लो। आपको तो पता है कि पॉजिटिव चार्ज आने से या निगेटिव चार्ज आने से कि प्रोटॉन के नंबर पे और न्यूट्रॉन के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव चार्ज आने से फर्क पड़ता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, निगेटिव चार्ज आने से फर्क पड़ता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, समझ गए, मतलब कोई भी सिस्टम, एटम हो या आयन हो या मॉलिक्यूल हो, न्यूट्रल है या पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, जैसे नॉर्मली न्यूट्रल वाले केस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम निकालते हैं वैसे चार्ज वाले केस में भी निकालते हैं, बट इलेक्ट्रॉन में वेरिएशन होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का बात करें, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 7 बच्चों और मास नंबर 14, इसका 1 और ये 1। तो देखिए अगर इलेक्ट्रॉन का बात करें तो 7, प्रोटॉन का बात करें तो 7, न्यूट्रॉन का भी बात करें तो 7। यहां पे इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0। अब बोलोगे सर ये डायरेक्ट कैसे लिख रहे हो, तो इसके लिए प्रीवियस लेक्चर में जाइए, लेक्चर नंबर 2 को देखिए, फिर लेक्चर नंबर 3 पे आइए, पूरी केमिस्ट्री आप सीखोगे मेरे से। NH4 प्लस, NH4 पे प्लस है तो पहले NH4 की कुंडली लिखो। NH4 में नाइट्रोजन कितना देगा 7, हाइड्रोजन कितना देगा 4, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक, 4 हाइड्रोजन 4। और बाबू जब आता है पॉजिटिव चार्ज तो मतलब लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, जितना पॉजिटिव चार्ज मतलब उसने उतना इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। तो अब देखिए इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, तो 7 प्लस 4 माइनस क्या कर देंगे 1, तो कितना हो गया 7 4 11 माइनस 1 कितना हो गया 10, तो ये आ गया 10 इलेक्ट्रॉन। अगर टोटल प्रोटॉन निकालते हैं तो नाइट्रोजन पे 7 और हाइड्रोजन पे 1 इंटू 4, तो कितना हो गया बच्चों 11। और टोटल न्यूट्रॉन का बात करें तो नाइट्रोजन पे 7 और हाइड्रोजन पे तो 0, तो टोटल न्यूट्रॉन क्या हो गया 7। ठीक है, अगर बोला बताओ चार्ज क्या है इसके ऊपर, तो आपको मैंने कल ही बताया है कि दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, +1 से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस वैल्यू इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मतलब ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो एग्जैक्ट वैल्यू लिखने के लिए +1 को क्या लिखते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इस तरीके से बच्चों आप कैलकुलेट कर लेना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और चार्ज। ठीक है, अब एक दो मैं आपको एनायन दिखाता हूं। जैसे अगर बात करें SO4-2 का, तो देखिए यहां पे सल्फर और ऑक्सीजन प्रेजेंट है और इस पे 2 निगेटिव चार्ज है। तो पहले इधर कुंडली लिखने के लिए सल्फर और ऑक्सीजन की कहानी जरा लिख लीजिए, इसका 16 और ये 32, इधर से इसका 8 और ये इसका क्या आपका ये स्पेस का कम पड़ जाएगा है ना, तो थोड़ा नीचे लिख देते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन 8 और ये क्या आपका 16। यहां देखो Z16 है, इलेक्ट्रॉन 16, प्रोटॉन भी 16 और A-Z करेंगे तो न्यूट्रॉन भी कितना आएगा 16। यहां भी देखो Z8 है इसलिए इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन भी क्या आ गया 8 और न्यूट्रॉन भी क्या आ गया बच्चों 8 आ गया। इस तरीके से पहले निकाल लीजिए इधर। अब इधर आ जाओ SO4 टू द पावर -2, मतलब SO4 में 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया गया, क्योंकि जब जब एडिशन करेंगे इलेक्ट्रॉन का तो निगेटिव चार्ज आता है और जितना इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे उतना ही निगेटिव चार्ज आएगा, इस बात का भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर लिखते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन तो सल्फर कितना प्रोवाइड करेगा 16, ऑक्सीजन कितना प्रोवाइड करेगा 8 इंटू 4, और चूंकि इस पे निगेटिव चार्ज है तो हमने बताया है कि जितना निगेटिव चार्ज आता है उसको ऐड करते हैं, तो 2 निगेटिव चार्ज आते हैं +2 कर देंगे बच्चों, तो आ गया 16 और 8 4 32, 32 और 16 क्या हो गया 48, 48 और 2 क्या हो गया 50, तो ये आ गया 50 इलेक्ट्रॉन। अगर बात करें टोटल प्रोटॉन का तो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से प्रोटॉन के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सल्फर पे 16 प्रोटॉन, ऑक्सीजन पे 8 इंटू 4 तो हो गया 16 और 8 4 32, 32 और 16 48 प्रोटॉन। सेम ऐसे निकाल लेंगे टोटल न्यूट्रॉन है ना,
इक्वल टू सल्फर पे कितना 16 और ऑक्सीजन पे कितना 8 इंटू 4, तो 8 4 जा 32 और 16 कितना हो गया 48, तो 48 न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से आप जाकर कैलकुलेट कर लेना। एक लास्ट और मैं आपको बता दूं इसमें चार्ज, तो चार्ज अगर आपको एग्जैक्ट लिखना है तो चार्ज जो है इसका बच्चों, तो चार्ज क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 निगेटिव चार्ज है मतलब -2 कूलम नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब -2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, समझ गए। और देखो दोस्तों बच्चों, जो भी वीडियो देख रहे हो समझ में आ रहा है तुम हमें मजबूत बनाओ, शेयर करो वीडियो, फ्रेंड से सब्सक्राइब करो, जो करना करो भाई, मजबूत बनाओ। ठीक है, ये हो गया चार्ज, समझ गए। अब अगर मैं बात करूं PO4-3 का, ये आखिरी एग्जांपल PO4-3, तो इसमें आप देखिए फास्फोरस है और ऑक्सीजन है, नंबर वाइज 4 ऑक्सीजन 1 फास्फोरस, और इस पे चार्ज है बच्चों, क्या दिख रहा है -3, मतलब फास्फोरस का Z15 और A जो है 31, तो इलेक्ट्रॉन 15 और इसका जो प्रोटॉन है वो भी क्या आपका 15 और न्यूट्रॉन क्या हो गया 16। और ऑक्सीजन के बारे में तो पता ही है कि ऑक्सीजन का क्या होता है 8 16, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या आ गया 8, प्रोटॉन क्या आ गया 8 और न्यूट्रॉन भी क्या आ गया 8। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए, अगर आप इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालते हैं तो फास्फोरस देगा आपको 15 इलेक्ट्रॉन और प्लस ऑक्सीजन देगा 8 इंटू 4 और प्लस ये इसमें -3 चार्ज है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो 15 और 3 क्या हो गया इधर से, यार 15 और 8 4 जा 32 और प्लस 3 32 और 3 35 और 15 क्या हो गया बच्चों 50 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेम ऐसे अगर आप निकालते हैं यहाँ पे प्रोटॉन, तो देखिए फास्फोरस के पास कितना 15, ऑक्सीजन के पास 8 इंटू 4, 8 4 जा 32, 32 और 10 42 और 5 कितना हो गया 48, है ना। सेम ऐसे अगर न्यूट्रॉन निकाले तो देखिए न्यूट्रॉन की कंडीशन क्या है, फास्फोरस के पास कितना है 16 और ऑक्सीजन के पास 8 इंटू 4, 8 4 जा 32, है ना, एक मिनट, 8 4 जा 32 और ये हो जाएगा 47। ठीक है, एडिशन गड़बड़ करी थी। अब ये देखो 16 प्लस 32 कितना हो गया 48, इस तरीके से निकल गया। चार्ज तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मतलब वैल्यू लिखेंगे अगर आप तो क्या लिखना पड़ेगा, वैल्यू लिखना पड़ेगा 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और माइनस साइन रहेगा, मतलब -3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जितना निगेटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज को लिखना पड़ेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज उतने प्रोटॉन के चार्ज को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये सारी बातें जो मैंने आपको बता दिया, इन बातों को ध्यान रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ती है पूरी केमिस्ट्री में। अब एक बात मैं बता दूं कि जो भी चीजें आप पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक पढ़िए, फिजिकल पढ़िए, इनऑर्गेनिक पढ़िए, तो जब भी हम बात करते हैं बच्चों, तो या तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का या एटम का या आयन का या मॉलिक्यूल का, और इन सभी का इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका। मतलब आपको अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है पता है, प्रोटॉन क्या होता है ये भी पता है, न्यूट्रॉन क्या होता है ये भी पता है, एटम आयन मॉलिक्यूल सभी बात पता है। ठीक है, आपको यह पता है कि एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उसके अराउंड रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एटम के बारे में। एटम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो बनाएगा कैटायन, और जब गेन करेगा तो क्या बनाएगा एनायन। एटम जब कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, तो यहां तक सारी बातें मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर। अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का नाम है मोल। तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अबाउट मोल। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, इस मोल के बारे में बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर ये मोल है क्या। ठीक है, सीधा बात देखिए, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, और बचपन से आप देखते भी आए, यूज भी किए, आपको पता भी अच्छे से कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके रिप्रेजेंटेशन में दो टर्म का जरूरत पड़ता है।
एक नंबर और दूसरा उसका यूनिट। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन में हम नंबर लेते हैं बच्चों, और उस नंबर के साथ यूनिट लेते हैं। ठीक है, तो इस यूनिट से हमें पता चल जाता है कि हम किस टाइप के फिजिकल क्वांटिटी का बात कर रहे हैं, और इस नंबर से यह पता चलता है कि हम अमाउंट वाइज कितने फिजिकल क्वांटिटी का बात कर रहे हैं। जैसे आपको घर से कॉल आया, बेटा 10 लेके आना, 20 लेके आना, 30 लेके आना, 50 लेके आना। अब क्या लेके जाओगे? आपको पता है क्या क्या लेके जाना है? नहीं, क्योंकि घर वाले बता ही नहीं रहे कि क्या लेके आना है। तो आप अपने मर्जी से मान लो 10 पेन लेके चले गए, तो मम्मी आपको पकड़ के पीट दी। क्यों? क्योंकि वो कुछ और लाने के लिए बोल रही थी, लेकिन आपको बता ही नहीं, सिर्फ बोली 10। तो आप अपने मर्जी से कुछ भी उठा के ले गए, पेन, 10 पेन। तो देखिए, सिर्फ जब हम 10 बोल रहे हैं तो ये 10 क्या है? सिंपली काउंटिंग नंबर, जस्ट लाइक व्हाट काउंटिंग नंबर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। ये 10 कुछ भी हो सकता है, 10 कॉपी, 10 बुक, 10 पेन, 10 मोबाइल, 10 लैपटॉप, 10 वॉच, है ना, 10 आवर, 10 डे, 10 मिनट, 10 सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, जब 10 के साथ हम यूनिट लगा रहे हैं तो स्पेसिफिकली पता चल रहा है कि हम बात किसका करना चाह रहे हैं, हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए? तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें तो नंबर के साथ हम क्या लेते हैं बच्चों? यूनिट। ठीक है, विदाउट नंबर सिर्फ यूनिट लिख देंगे तो पता नहीं चलेगा कि आप कितने के बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ नंबर अगर आप लिख देंगे तो यह पता नहीं चलेगा कि आप किस टाइप के फिजिकल क्वांटिटी का बात कर रहे हैं। इसलिए यूनिट भी चाहिए और नंबर भी चाहिए। ठीक है, समझ गए? अब जैसे वेट मेजर हम लोग करते हैं, तो वेट मेजरमेंट मीटर में करते हैं क्या? नहीं, किस में करते हैं? केजी में। तो ये फिक्स किया गया है कभी ना कभी, उसी का हम लोग यूज करते हैं। लेंथ मेजरमेंट किस में करते हैं? लेंथ मेजरमेंट करते हैं मीटर में। और भी डिफरेंट डिफरेंट है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, नैनो में नैना, है ना। तो डिफरेंट टाइप के यूनिट है। क्लियर? इसमें भी आ जाए तो केजी, ग्राम, क्विंटल, टन, डिफरेंट टाइप के यूनिट है। टाइम मेजरमेंट करते उसमें भी सेकेंड, मिनट, आवर, डे, मंथ, ईयर। ठीक है, आप बात करें अगर टेम्परेचर का तो केल्विन, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, डिफरेंट टाइप के स्केल है बच्चों। समझ गए क्या? डिफरेंट टाइप का स्केल होता है, डिफरेंट टाइप का यूनिट होता है, बट कुछ ना कुछ यूनिट तो लेना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बोला ये गया कि पूरा यूनिट दो टाइप का, एक एग्जैक्ट यूनिट और दूसरा डिराइव यूनिट। ठीक है, डिराइव यूनिट जिसको हम डिराइव करते हैं, ठीक है, और एक है एसआई यूनिट जिसको एसआई सिस्टम ने इंट्रोड्यूस किया। और टोटल 7 टाइप का एसआई यूनिट होता है, 7, जिसको हम लोग बेसिक यूनिट के नाम से जानते हैं। बेसिक यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, 7 बेसिक यूनिट ने पूरे 7 टाइप के सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा अभी। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो उनके लिए हम लोग डिराइव करते हैं। तो एसआई सिस्टम ने 7 यूनिट दिया और बोला इस 7 यूनिट का 7 डिफरेंट टाइप के फिजिकल क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन में आप यूज करेंगे। अब जैसे क्या दिया, तो बोला भैया लेंथ जब मेजर करोगे ना तो मीटर यूनिट का यूज करना। लेंथ के लिए किसका यूज करेंगे? मीटर का। लेंथ के लिए तो और भी यूनिट है, सेंटीमीटर वगैरह वगैरह, लेकिन आपको लेंथ के लिए किसका यूज करना है? मीटर का। जैसे लिखेंगे आप 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, है ना, पता चल रहा है हम किसका बात कर रहे हैं। अब अगर घर वाले बोलोगे कि हम मॉर्निंग वॉक पे गए थे, 10 चल के आए, 10, तो तुम 10 मीटर चले, 10 सेंटीमीटर चले, 10 किलोमीटर चले, क्या चले भाई पता नहीं चल रहा है ना। तो एग्जैक्ट आप जो बोल रहे वो करेक्ट हो, उसके लिए आपको यूनिट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मीटर, मीटर क्या है? लेंथ का मेजरमेंट।
अब इसमें ये नहीं बोला किसके लेंथ का मेजर, किसी का भी लेंथ मेजर करके मीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस पेन का लेंथ भी मेजर मीटर में कर सकते हैं, हमारे हाइट को मेजर कर सकते हैं मीटर में, है ना, फोन के लेंथ को भी मीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप के सब्सटेंस का अगर लेंथ मेजर आप करते हैं तो मीटर में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा आया वेट के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या आपका केजी, और भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है, बट बेसिकली हम लोग किसका यूज करते हैं बच्चों, केजी का। दिस इज एसआई यूनिट किसका, मास का। मास का एसआई यूनिट क्या है आपका, केजी। ठीक है, जिसको बेसिक यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, तो लेंथ के लिए मीटर, वेट के लिए केजी, टाइम के लिए बच्चों सेकेंड, और भी है बहुत सारे यूनिट टाइम के लिए, लेकिन हम लोग किसका यूज करते हैं, सेकेंड का। जैसे लिख दिया 10 सेकेंड, तो हम समझ गए कि 10 सेकेंड ये समय का बात कर रहा है, टाइम का बात कर रहा है। अगर लिख दिया 10 केजी तो वेट का बात कर रहा है, लिख दिया 10 मीटर तो लेंथ का बात कर रहा है, पता चल रहा है हमें। ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, समझ में आ गया। तो दिस इज नंबर एंड दिस इज व्हाट, यूनिट। तो ये 3 हो गया, बाकी और 4 है। जैसे टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर के लिए बच्चों केल्विन। ठीक है, और पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में टेम्परेचर का यूज हम लोग केल्विन के टर्म्स में करते हैं, मैं बताऊंगा आपको कन्वर्जन आगे जाके। ठीक है, अब कंडीशन देखिए, टेम्परेचर के लिए क्या दिया गया, केल्विन। जैसे लिख दिया 10 केल्विन, तो समझ में आ रहा है कि भैया ये किसका बात कर रहा है, टेम्परेचर का। तो मीटर के लिए, लेंथ के लिए मीटर, वेट के लिए केजी, ठीक है, टाइम के लिए सेकेंड, और टेम्परेचर के लिए केल्विन, करंट के लिए एम्पियर जो आप सुनते हैं, है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी फिजिक्स में पढ़ोगे उसके लिए होता है कैंडेला। तो देखिए, लेंथ, वेट, आपका टेम्परेचर, टाइम, करंट के लिए एम्पियर है करंट, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी 6 हो गया। और 7वां जो यूनिट दिया उसके बारे में एसआई सिस्टम ने बोला कि अगर आप केमिस्ट्री के किसी भी सब्सटेंस को यूज करते हैं तो उसके लिए भी मैं एक यूनिट बताता हूं, और ये यूनिट उसी 7 बेसिक का पार्ट है जिसका नाम दिया गया बच्चों मोल। तो मोल क्या है, एक यूनिट है। ठीक है, यूनिट, तो जैसे केजी यूनिट है, मीटर यूनिट है, केल्विन यूनिट है, सेकेंड यूनिट है, उसी तरीके से मोल भी यूनिट है। और आप यूनिट का इंपॉर्टेंस आपने अभी तुरंत देखा कि अगर 10 के सामने हम कुछ ना लगाए तो समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ जस्ट लाइक व्हाट, काउंटिंग नंबर। लेकिन अगर 10 मीटर लगा दे तो हो गया क्या, लेंथ। 10 में केजी लगा दे तो क्या हो गया, वेट। सेकेंड लगा दी तो क्या हो गया, टाइम। केल्विन लगा दी तो क्या हो गया, टेम्परेचर। एम्पियर लगा दी तो क्या हो गया, करंट। वैसे ही बच्चों इस यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बोलता था कि मोल का पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में यूज है। अब क्यों यूज है कि भैया कहीं भी आप अगर फिजिकल में बात करें कैलकुलेशन का, तो आखिर सब्सटेंस तो लोगे ना केमिस्ट्री का, जो भी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कुछ भी तो लेंगे ना। तो उसका जो मेजरमेंट है, उसको एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, तो क्या होगा, एक नंबर, दूसरा यूनिट। तो इसके लिए यूनिट क्या बताया गया, मोल। इसीलिए हर चैप्टर में मोल इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये बस एक यूनिट है किसका, केमिस्ट्री में यूज होने वाले सब्सटेंस का। मतलब केमिस्ट्री में किसी भी टाइप के सब्सटेंस का जब आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसके लिए उसके यूनिट में आप बच्चों किसका यूज करिए, मोल का। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये एसआई सिस्टम ने बताया। ठीक है, ये एक बेसिक यूनिट है जिसके बारे में बताया गया एग्जैक्ट, इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं केमिस्ट्री के सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी सब्सटेंस हो केमिस्ट्री का। ठीक है, और एक बात, ये जो मोल है ना, ये यूनिट है जिसका सिर्फ यूज कहां होता है, केमिस्ट्री में। जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में हम लोग मोल का यूज नहीं करते। और एक बात याद रखें बच्चों, कभी भी दो डिफरेंट टाइप के फिजिकल क्वांटिटी का सेम यूनिट नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे लेंथ को मीटर में एक्सप्रेस करते हैं, कभी भी लेंथ को हम केजी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कभी भी हम लेंथ को सेकेंड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बोले कोई कितना लेंथ है, बोलेंगे 10 सेकेंड है, थप्पड़ मारा जाएगा आपको। 10 सेकेंड लेंथ मेजर करने का कोई तरीका हुआ क्या, नहीं। मीटर, सेंटीमीटर कुछ बोलो, है ना। तो ये बात ध्यान रखें। तो एक बात यहां से क्लियर हो गया कि मोल सिंपली क्या है बच्चों, यूनिट, जिसका यूज हम कहां करेंगे, केमिस्ट्री में।
केमिस्ट्री में कहां यूज करेंगे? केमिस्ट्री में जो भी सब्सटेंस यूज होते हैं, केमिस्ट्री में जो भी सब्सटेंस यूज होते हैं उस सब्सटेंस के को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस सब्सटेंस के लिए हम लोग बच्चों क्या लेके आएंगे? मोल। ठीक है, तो कुल मिला के मोल क्या है मैंने बता दिया। एक बार और रिपीट कर देता हूं कि 7 जो बेसिक यूनिट है, मीटर बचपन से यूज करते आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा सुनते आ रहे इसलिए पता है। सेकेंड सुनते आ रहे इसलिए पता है, डेली लाइफ में यूज में था इसलिए पता है। केजी कोई दिक्कत नहीं, पता होता है ना। एम्पियर भी सुने थे, पता होता है। मोल पहले सुने तो थे लेकिन बहुत ज्यादा उससे फोकस नहीं किया गया था, लेकिन 11th-12th में जेईई नीट की सिलेबस में मोल पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट किया है, इसीलिए हम यहां मोल पढ़ते हैं। अब मोल क्यों पढ़ना पड़ रहा है, मीटर क्यों नहीं पढ़ना पड़ा डिटेल में? हम तो बचपन सुनते आ रहे हैं, याद हो गया। क्यों? क्योंकि डेली लाइफ में यूज कर रहे हो। इसका यूज आप नहीं किए हैं, जब यूज करेंगे ऑटोमेटिक ये भी याद हो जाएगा। बट यूज करने से पहले अगर नया कुछ है तो जानना तो पड़ेगा ना, इसलिए यहां पे हम लोग पढ़ते हैं मोल के बारे में। बट एक बात दिमाग में फिट कर ले कि जैसे मीटर एक यूनिट है, आपका केजी एक यूनिट है, केल्विन एक यूनिट है, उसी तरीके से बच्चों मोल भी एक यूनिट है। और हर एक यूनिट का एक क्राइटेरिया होता है, एक रेंज होता है कि ये यूनिट कहां पे यूज होगा। ठीक है, कहां पे यूज होगा। जैसे लेंथ में मीटर, उसी तरीके से इसके लिए भी रेंज फिक्स है भैया कहां वर्क करेगा। तो ये वर्क कहां करेगा? केमिस्ट्री के सब्सटेंस में। अब केमिस्ट्री में सब्सटेंस क्या क्या हो सकता है? एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या फिर प्रोटॉन हो सकता है, या फिर न्यूट्रॉन हो सकता है। जब बच्चे पढ़ते हैं मोल कंसेप्ट तो पढ़ने के बाद उनको यह कंफ्यूजन होता है कि सर मोल से हम न्यूट्रॉन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोटॉन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एटम को भी, आयन को भी, मॉलिक्यूल को भी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब इंट्रोडक्शन किया गया था मोल का तब बताया ही गया था कि केमिस्ट्री के जो भी सब्सटेंस हैं उसके लिए आप यूनिट यूज करिए, क्या? मोल। तो ये कहां का सब्सटेंस है? केमिस्ट्री का है। प्रोटॉन कहां पे यूज होता है? केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रॉन भी कहां पे? केमिस्ट्री में। एटम भी केमिस्ट्री में, आयन भी केमिस्ट्री में, मॉलिक्यूल भी केमिस्ट्री में। तो उसके रिप्रेजेंटेशन में हम क्या यूज करेंगे? मोल। मतलब मॉलिक्यूल को आप एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, तो उस एक्सप्रेशन में जब इसके वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू के साथ हम यूनिट क्या लेंगे बच्चों? मोल। आयन को का वैल्यू लिखेंगे तो इसके यूनिट में क्या लेंगे? मोल। इसके यूनिट में क्या लेंगे? मोल। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के यूनिट में क्या लेंगे? मोल। तो दो तरीके से समझिए। एक बात कि मोल तो मेरा बस यूनिट है सिंपल, जैसे कि मीटर, किलोमीटर वगैरह जो भी है, मीटर, केजी वगैरह, सेकंड वगैरह। और ये यूनिट, हर एक यूनिट का एक बाउंड्री होता है, क्राइटेरिया होता है, कौन सा कहां यूज होगा। हीट मेजर करना है तो हम टेम्परेचर का यूज कर रहे हैं, ठीक, कहां पे कितना है ना। टेम्परेचर के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? केल्विन यूज कर रहे हैं। तो उसी तरीके से मोल कहां यूज होगा? केमिस्ट्री में। तो सिर्फ अगर केमिस्ट्री बोला जाए तो बाद में कंफ्यूजन होता है, तो बाद में इसको मैं और सिंप्लीफाई कर दिया आपके लिए कि भैया केमिस्ट्री में आखिर क्या यूज होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, आयन, मॉलिक्यूल। तो याद रखना कि जैसे केजी का एक फिक्स क्राइटेरिया है कि ये वेट मेजरमेंट में ही यूज होगा। अब ये वेट आप किसका भी मेजर करिए वहां पे केजी लगेगा। फोन का वेट मेजर करेंगे तब भी केजी यूज होगा, हमारा वेट मेजर करेंगे तब भी केजी यूज होगा, आपका वेट मेजर करेंगे तब भी केजी यूज होगा। आप जिस कमरे में बैठे हैं वहां पे जो चेयर है उसका वेट अगर मेजर करते हैं तब भी केजी में होगा, ठीक है, किसी का भी। यहां ये नहीं बोला कि भैया सब्जी खरीदेंगे तो केजी लगाएंगे और बाकी जगह नहीं लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। कभी भी वेट मेजर करेंगे तो केजी लगेगा। तो उसी तरीके से ऐसा तो नहीं कि केजी हम सिर्फ एक में ही यूज कर रहे हैं, केजी हम सॉल्ट में लगाए, राइस में लगाए और शुगर में नहीं लगाए, ऐसा कर रहे हैं क्या? नहीं, अब सभी में लगा रहे हैं जिसका वेट मेजर कर रहे हैं। तो उसमें तो दिमाग में कभी क्वेश्चन आया क्या आखिर क्यों सब में लगा रहे? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि पता है कि जब भी वेट मेजर करेंगे तो वहां पे हम केजी का ही यूज करेंगे। तो वैसे ही दिमाग में फिट कर लो कि जब भी केमिस्ट्री के सब्सटेंस को आप रिप्रेजेंट करेंगे उसमें आपको यूनिट मोल लेना पड़ेगा। अब केमिस्ट्री में सब्सटेंस कौन कौन सा है? तो
न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम, आयन, मॉलिक्यूल। क्लियर? बात समझ में आ गया? चलिए, तो पहले तो आपको ये बात मैंने आपको बच्चों बता दिया कि आखिर ये जो मोल है वो है क्या। तो बेसिकली आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया कि मोल एक तरीके का यूनिट है, बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बताओ मैं आपको कि हर यूनिट का अपना क्राइटेरिया होता है, तो वैसे इसके बारे में मैं बता दूं। मोल जो है बच्चों, ये सिंपली क्या है, जस्ट लाइक अ काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर मतलब सिंपली ये क्या है, काउंटिंग नंबर है। मतलब किसी नंबर को फिक्स किया गया और उस नंबर को मोल बोल दिया गया। अब वो नंबर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहली बात तो ये कि दिमाग में फिट कर लो कि मोल जस्ट लाइक व्हाट, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर क्या, काउंटेबल कोई एक नंबर 10, 20, 30, 40 की तरह। 10 भी तो काउंटिंग नंबर है, 20 भी काउंटिंग नंबर है, 40 भी क्या है, काउंटिंग नंबर, 100 भी क्या है, काउंटिंग नंबर, 200 भी क्या है, काउंटिंग नंबर। वैसे ही कोई एक काउंटिंग नंबर है जिसको क्या बोला गया, मोल। मतलब सीधा सीधा मोल के बारे में अपने दिमाग में फोटो बना लीजिए कि भैया मोल कुछ नहीं है बहुत बड़ा तोप, सीधा है जस्ट लाइक व्हाट, काउंटिंग नंबर। एक गिनती है, एक नंबर है, काउंट किया हुआ वैल्यू है, उस वैल्यू को हम मोल से बुलाते हैं। मोल कहां यूज होगा, तो केमिस्ट्री के सब्सटेंस में। केमिस्ट्री के सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं वो मैंने बता दिया। ठीक है, बट एक बात फिक्स रखें दिमाग में कि जस्ट लाइक व्हाट, काउंटिंग नंबर। ठीक है, अब जैसे इसको समझने से के लिए एक एग्जांपल का हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि वो डेली लाइफ में ऑलरेडी हम यूज कर चुके होते हैं बच्चों, इस वजह से। नाम सुना होगा आपने दर्जन। ठीक है, तो दर्जन क्या है बच्चों, एक यूनिट है जिसका हम लोग बचपन से यूज करते आए, सुनते आए, हमारे मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा सबने यूज किया है, घर वाले आसपास सब लोग यूज करते हैं, तो इसलिए हम बचपन से सुनते हैं, हमको पता है दर्जन क्या होता है। 1 दर्जन इक्वल टू व्हाट, 12। बोले 1 दर्जन तो आप सीधा क्या बोलेंगे, 12। तो मतलब दर्जन लिखो या 12 लिखो, बात बराबर, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब दिस इज व्हाट, नंबर, क्योंकि यहां पे कोई भी यूनिट नहीं है। अगर यूनिट होता तो एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता, बट अभी अगर ये सिर्फ नंबर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, काउंटिंग नंबर। और इस काउंटिंग नंबर का एक नाम दिया गया दर्जन, तो दर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, 12। तो आप दर्जन बोलिए, जैसे आप बोलते हैं 1 दर्जन बनाना, तो कितना देता है, 12 बनाना। या आप डायरेक्ट बोलिएगा 12 बनाना दो, तो भी दोनों बात क्या है, बराबर ही है। ठीक है, तो इस 12 को 12 ना बोलते हुए शॉर्ट में क्या बोला गया, दर्जन। ठीक है, अब ये वैल्यू फिक्स किया गया है जिसका सालों साल से यूज होते आ रहा है, और आगे हम लोग कर रहे, हमारे बाद भी जो आएंगे यूज करते रहेंगे कि दर्जन इक्वल टू व्हाट, 12। अगर स्टार्टिंग में 10 फिक्स किया गया होता तो दर्जन इक्वल टू अभी क्या होता, 10, लेकिन किया नहीं गया, उस पर बात करना बेवकूफी है। ठीक है, ब्रिलियंट बना तो इसी में है कि सीधा सीधा बात आप ध्यान रखें कि दर्जन इक्वल टू व्हाट, 12। मतलब 12 बोलो या दर्जन बोलो, बात बराबर। अब ये एक टाइप का यूनिट है, जैसे आप मोल पढ़ रहे हो वैसे दर्जन है, जस्ट लाइक व्हाट, काउंटिंग नंबर। ठीक है, तो इस काउंटिंग नंबर का यूज कहां करेंगे, जहां जहां काउंटिंग पॉसिबल है। चेयर को काउंट कर सकते हैं, वहां दर्जन लगा सकते हैं, कॉपी में पॉसिबल, पेन में पॉसिबल, है ना। अगर आप बनाना में पॉसिबल, एप्पल को काउंट कर सकते हैं, पॉसिबल, है ना, गुआवा काउंट कर सकते हैं, पॉसिबल। जो जो ऐसे हैं सब्सटेंस जहां पे काउंटिंग पॉसिबल है, वहां पे हम दर्जन का यूज करते हैं। जैसे 1 दर्जन मार्कर तो कितना हो गया, 12 मार्कर, है ना। तो एक बात सीधा सीधा याद रखिए कि दर्जन क्या है, जस्ट लाइक काउंटिंग नंबर, और इसमें वैल्यू क्या फिक्स किया गया, 12। ठीक है, समझ गए। अब दर्जन क्या होता है, 12, ये ऐसे याद रखो। तो 1 दर्जन अगर बोले तो इस डी का वैल्यू कितना है बच्चों, 12। तो याद रखेंगे 1 इंटू क्या आपका 12, तो नेट वैल्यू कितना आ गया, 12। तो इसको हम लोग ऐसे रखते हैं कि 1 दर्जन इक्वल टू क्या आपका 12। ठीक है, तो सीधा याद रखो डी इक्वल टू 12, दर्जन बोलिए या 12 बोलिए, बात बराबर। अगर ऐसे लिख के दिया 2 दर्जन तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 12,
क्योंकि डी का वैल्यू आपको याद मैंने कराया कितना 12। यहां यूनिटरी मेथड वगैरह कुछ नहीं लगाना पड़ा कि 1 दर्जन इक्वल टू 12, 2 दर्जन 2 into 12, यूनिटरी कोई टेंशन नहीं, सीधा सीधा याद रखिए कि डी का वैल्यू 12 होता है। तो आप 12 बोलो या डी बोलो, बात बराबर। कहीं 12 हटाए तो उसके पोजीशन पे डी रखिए, कहीं से डी हटाना है तो उसके पोजीशन पे 12 रखिए। जैसे यहां से हमने डी हटाना है तो डी के बदले क्या रख दिया 12, तो 2 into 12 हो गया। अगर इस वैल्यू बोले दर्जन में एक्सप्रेस करो तो 12 हटा के हम यहां रख देंगे आपका डी, तो 2 into 12 24 को आप 2d लिखें, बात बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये दर्जन कहां यूज हो रहा है, तो इसमें कोई फिक्स तो नहीं है एग्जाम कि नहीं पेन पे ही दर्जन यूज करना, कहीं और नहीं, केला पे ही यूज करना और कहीं नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, जहां जहां काउंटिंग पॉसिबल है वहां वहां हम यूज करते हैं दर्जन। और ये डेली लाइफ में यूज होता है, हमारे जो भी डेली लाइफ में हम लोग दर्जन का यूज करते हैं जहां जहां काउंटिंग पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, अब आगे मैं बढ़ता हूं और आपको लेके आता हूं मोल पे। देखिए जरा ध्यान से, जैसे मैंने आपको समझा दिया कि मोल क्या है बच्चों, जस्ट लाइक ए काउंटिंग नंबर। जैसे दर्जन, दर्जन में वैल्यू क्या फिक्स किया गया 12, यहां भी वैसे एक वैल्यू ही फिक्स किया गया है, बट वो वैल्यू बहुत लार्ज है, तो उससे आपको क्या लेना देना, कुछ नहीं। अरे एक वैल्यू है भाई, दर्जन में 12 है तो उसको याद कर लिए ना, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। वैसे ही याद कर लो कि मोल में वैल्यू कितना 6.023 इंटू 10 to the power 23। अब देखिए ये जो है ये सिर्फ एक क्या है आपका नंबर है, इसमें कोई यूनिट है क्या? नहीं। और जहां यूनिट नहीं रहे वो सिर्फ नंबर कहलाएगा, और सिर्फ नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। और इसी वैल्यू को, इस वैल्यू को नाम दिया गया मोल। अभी कैसे आया होगा, काउंट करो 1 2 3 4 अप टू 100, फिर 100, फिर 100, काउंट करते करते पहले 10 आया, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 5, 10 पावर 8, 10, 20, 21, 22, 23 आया 10 का पावर, और फिर उसको 6.023 टाइम्स कर दी। तो इस जब ये वैल्यू आया ना, इस वैल्यू का नाम दिया गया बच्चों मोल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एग्जैक्ट इसी वैल्यू को मोल क्यों कहते हैं? डेफिनेशन है, यूनिट दिया गया तो कुछ ना कुछ फिक्स करना पड़ेगा ना, तो वैसे इसीलिए फिक्स किया गया। अब जैसे दर्जन में 12 फिक्स किया गया तो वहां भी तो फिक्स ही ना किया गया है, कुछ और भी तो हो सकता था, तो वैसे यहां भी कुछ और भी हो सकता था, बट है नहीं, अभी एग्जैक्ट फिक्स कर दिया गया है, जिसका आपको यूज करना है बच्चों कि मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 to the power 23। ठीक है, तो सीधा बात याद रखें कि ये जो मोल है, ये जो मोल है, इस मोल का वैल्यू कितना है बच्चों 6.023 इंटू 10 to the power 23। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये एक नंबर है। ठीक है, इसीलिए इसको मोल को हम लोग क्या बोलते हैं, जस्ट लाइक ए काउंटिंग नंबर। अब जैसे देखिए d इक्वल टू क्या होता है 12, मतलब 1 दर्जन इक्वल टू क्या हो गया 1 into 12 मतलब 12, 2 दर्जन इक्वल टू क्या हो गया 2 into 12 मतलब क्या आपका 2 into 12 24, 3 दर्जन 3 into 12, n दर्जन क्या हो गया n into क्या आपका 12। वैसे ही यहां पे इस मोल का वैल्यू आप याद रखिए, मोल का वैल्यू याद रखेंगे 6.023 इंटू 10 to the power 23। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। अगर आपको ऐसे बोला कि बताओ बच्चों 1 मोल का वैल्यू क्या होगा, आपको इस 1 मोल का वैल्यू पता है कि नहीं है, बोलो, है ना? इस मोल का वैल्यू पता है ना? अरे मान लो इसको मगर यहां से हटा दे, यहां से हटा दिए, तो ये एक सिर्फ क्या है, इसको देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, ये सिर्फ क्या है, एक नंबर है। अभी ये क्या देख के दिमाग में आ रहा है, सिर्फ यहां पे क्या देख के आपको लग रहा है, ये सिर्फ क्या है, एक नंबर है, सिर्फ नंबर, गिनती गिना हुआ नंबर, काउंटिंग नंबर, और इसी नंबर को नाम दिया गया बच्चों मोल। तो आप ये वैल्यू लिखो या मोल लिखो, बात बराबर। मतलब फिर से वही बात, जहां मोल हटाना होगा और उसको नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा, तो मोल हटा के 6.023 इंटू 10 to the power 23 पुट कर दीजिए। और अगर इस नंबर को हटा के मोल के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, इस नंबर के बदले सिंपल सा मोल लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, जैसे जैसे यहां पे हो रहा है
कि 12 इक्वल टू व्हाट, दर्जन। 12 इक्वल टू व्हाट, दर्जन। मतलब 12 हटाओगे तो d आएगा और d हटाओगे तो 12 आएगा। अब जैसे d इक्वल टू 12, 1d इक्वल टू 1 इंटू 12, 2d इक्वल टू 2 इंटू 12, nd इक्वल टू इंटू 12। अब देखिए इन d को, 1d को, 2d को और nd को हटा दिए। अब ये सिर्फ क्या बचा बताओ जरा, सिर्फ क्या है, ये नंबर है। 12 12 12 2 इंटू 12 n इंटू 12, तो 12 को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्जन, इसको d लिख सकते हैं। और ये 12 को क्या बोलते हैं, दर्जन, इसको 2d लिख सकते हैं। ये भी 12 क्या है, दर्जन, इसको लिख सकते हैं nd। वैसे ही यहां भी आप याद रखना, बिल्कुल ठीक है, समझ गए। और पेन पेपर लेके बैठिए, प्लीज धोखा ना दीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ हूं भी और नहीं भी, है ना। चलिए अब देखिए, इस वैल्यू के बारे में एक साइंटिस्ट ने बताया था। उस साइंटिस्ट का नाम है एवोगैड्रो। एवोगैड्रो साहब ने मोल इंट्रोड्यूस किया था। तो अब हर कोई चाहता है कि उसका नाम पॉपुलर हो, जो काम वो किया उसके साथ साथ, ठीक है। तो उनकी चाहत ने, जो चाह थी उनको, उस चाहत ने उनको एक और कंसेप्ट दिया कि भैया इस नंबर को एक तरीके से और रिप्रेजेंट करो। बोला कि कैसे, बोला नंबर को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N, ठीक है। और मेरा नाम क्या है, एवोगैड्रो। मेरा नहीं, मेरा तो रमेश नाम है। वो बोले मेरा नाम क्या है, एवोगैड्रो। तो कौन ढूंढा है इसको, हमने। तो अगर मैंने ढूंढा है तो इस नंबर को किसके नाम से जाना जाना चाहिए, मेरे नाम से। और मेरा नाम क्या है, एवोगैड्रो। इसलिए यहां शॉर्ट में लिख दो ए। स्मॉल ए मत लिखना बच्चों, कभी भी आप ऐसे मत लिखना, क्योंकि अगर ऐसे लिख दोगे तो ये सोडियम का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सिंपल सा तरीका हमने बता दिया कि कैपिटल N कैपिटल N कैपिटल A, बट कैपिटल A छोटा सा यहां लिखेंगे इसके नीचे। अब इस नंबर का नाम क्या दिया गया बच्चों, एवोगैड्रो नंबर। क्या पढ़ेंगे इसको, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, एवोगैड्रोस नंबर हो गया, ठीक है। और सीधा सीधा याद रखें कि ये जो है, ये जस्ट लाइक व्हाट, काउंटिंग नंबर, ठीक है। जैसे दर्जन में 12 है, वो भी क्या, काउंटिंग नंबर। अब बोले सिर्फ घर वाले कॉल किया, बोले 1 दर्जन लेके आओ, तो आप क्या लेके जाओगे, पता चल रहा है क्या, नहीं। तो 1 दर्जन पेन, तो अब एग्जैक्ट क्या लेके जाएंगे, 12 पेन। अगर बोले 1 दर्जन राइटोमीटर पेन, तो आप एग्जैक्ट क्या लेके जाएंगे, राइटोमीटर पेन, वो भी कितना, 12। अगर बोला गया 1 दर्जन पीकॉक की कॉपी लेके आओ, तो 12 कॉपी लेके जाने से काम नहीं होगा, पीकॉक ब्रांड भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो वैसे ही ये मोल का वैल्यू कितना है, 6.02 ठीक है। इसको साथ में यहां पे आप यूनिट भी लगा दीजिए। नॉर्मली क्या, यूनिट, मतलब कोई यूनिट नहीं, मतलब जो जिसका नाम वो लेगा उस टाइम ये उतने टाइम्स होगा, मतलब समझ रहे हो। जैसे दर्जन इक्वल टू 12 यूनिट, इसका मतलब जब जिसका नाम लेगा उस टाइम उतना बार वो लेंगे। जैसे 1 दर्जन पेन, तो 12 पेन, तो यूनिट वहां पे क्या हुआ, पेन हुआ। तो वैसे ही मोल का वैल्यू है ये, और यूनिट लगा दिए, मतलब जिसके बारे में बोलेगा मोल लगाने, उसमें ये चीज हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा याद रखें बच्चों, मोल जस्ट लाइक काउंटिंग नंबर, जिसकी वैल्यू है 6.023 यूनिट, और इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका नाम क्या हुआ, एवोगैड्रो नंबर। अब इनको अगर एक लाइन में हम लिखे शॉर्ट में, तो देखिए जरा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू, अब देखो 1 मोल, मोल का वैल्यू, अगर ये 1 मोल को हम नंबर में अगर एक्सप्रेस करें, तो मोल का वैल्यू कितना है बच्चों, 6.023 है ना, इंटू 10^23, ठीक है। तो अब देखिए, अगर 1 मोल है तो मोल का वैल्यू पता है हमें, तो 1 इंटू क्या करेंगे, 6.023 10^23, तो नेट वैल्यू क्या आ जाएगा, 6.023 इंटू 10 का पावर 23। तो देखिए क्या हो गया, 1 मोल इक्वल टू 6.023 10^23, मतलब 1 मोल बोलो या इस नंबर में बोलो, बात बराबर। वैसे ही जैसे 1 दर्जन बोलो या 12 बोलो, बात बराबर, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको शॉर्ट में क्या बोला गया, इसको आप Na से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो आप यहां शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, Na, मतलब 1 मोल बोलिए या Na बोलिए या 6.023
2 3 10 पर 23 बोलिए, सभी में बात बराबर, किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर एनए टर्म्स बोला तो एनए टर्म्स में लिखिए, नंबर एग्जैक्ट तो इसको इसका यूज करिए, मोल के टर्म्स में इसका यूज करिए। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन मैंने आपको यहां पे बता दिया। ठीक है, चलिए अब एक पॉइंट बना के यहां लिखेंगे, पॉइंट बनाकर लिखिएगा। ठीक है, पॉइंट बना के लिखिएगा, 1 मोल ऑफ any substance contain 1 mole of any substance contain 6.023 into 10 to the power 23 particles। अब ये पार्टिकल क्या है, पार्टिकल आखिर है क्या? तो पार्टिकल बच्चों या तो इलेक्ट्रॉन होगा, देखो केमिस्ट्री में किसके बात हम लोग करेंगे, सब्सटेंस। तो सब्सटेंस कौन, या तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम आयन मॉलिक्यूल, यही तो है। ठीक है, तो पार्टिकल भी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम आयन या फिर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा एंड दिस नंबर is known as Avogadro number। ठीक है, पार्टिकल में वापस से आऊंगा, बताऊंगा। तो ये डेफिनेशन आप लिख लिए, अच्छा किए बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं, देखिए तो यहां से सीधा लिखेंगे 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 का पावर 23, क्या आपका पार्टिकल, पी से लिख सकते हैं या फिर यूनिट लिख सकते हैं, और दिस इज इक्वल टू व्हाट, Na। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए अगर ऐसे बोला आपको 2 मोल, बोले इस 2 मोल को एक्सप्रेस करिए इन टर्म्स ऑफ नंबर, आपको तो मैंने बताया क्या, सीधा याद रखिए, मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 का पावर क्या 23, ऐसे आपको याद रखना है। तो 2 को छोड़ो ना यार, 2 से कोई लेना नहीं है मुझे। मोल यहां पे कितना दिया है, सिर्फ मोल 2 मोल, तो 2 तो 2 रहने दे, और ये मोल का वैल्यू पुट कर दो, क्या 6.023 इंटू 10 का पावर क्या 23। अगर इस वैल्यू को आप Na के टर्म्स में लिखें तो ये मोल इक्वल टू दिस एंड मोल आल्सो इक्वल टू क्या आपका Na, तो क्या लिख सकते हैं आपको 2Na। तो 2 मोल इक्वल टू 2Na, या फिर 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना बच्चों। ये बात मैंने आपको बता दी। अगर बोला बच्चों 3 मोल, तो कुछ नहीं, 3 इंटू मोल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना 6.023 इंटू 10 का पावर 23, या फिर 3Na, क्योंकि ये क्या है, एवोगाड्रो नंबर। अगर बोला बच्चों 4 मोल, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, क्योंकि हम यहां पे मोल का वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, तो 4 मोल इक्वल टू दिस, मतलब इस 4 मोल को एग्जैक्ट नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू क्या आपका Na। तो जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा अगर Na के टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ है हम Na में लिखेंगे, अगर वैल्यू के टर्म्स में लिखा हुआ है हम वैल्यू के टर्म्स में लिखेंगे, अगर मोल के टर्म्स में लिखा है तो मोल के टर्म्स में लिखेंगे। अगर बच्चों ऐसा लिख के दिया x मोल, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, इंटीग्रल वैल्यू, फ्रैक्शन, कुछ भी। ठीक है, x मोल इक्वल टू व्हाट, तो x तो x रहने दो, मोल का वैल्यू पुट कर दो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं क्या आपका XN। सपोज अगर आपको जानना है y मोल कितना होता है सर, आप बताओ कितना होगा, बोलो y इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, या फिर इसको लिख सकते हैं y इंटू Na। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपको उम्मीद करता हूं बात समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। अब यहां पे एक वर्क है,
जो मैं आपको दे रहा हूं, काम यह है कि 10 टाइम्स कॉपी में ऐसे लिखना है 1 मोल इज इक्वल टू, या ऐसे लिखना 1 मोल लिखना, मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 और इज इक्वल टू Na। ये जो वैल्यू है इसको कम से कम 10 to 15 टाइम्स लिखिएगा, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। बस सीधा समझो, ये जो मोल है बच्चों वो दर्जन का बड़ा भाई है। मोल में वैल्यू जो फिक्स किया गया है वो छोटा है, मोल दर्जन में जो वैल्यू फिक्स किया गया है वो छोटा है, बट मोल में जो वैल्यू फिक्स किया गया है वो थोड़ा बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है, और ये वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23, जिसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, कंडीशन है कि जैसे आपको बताया गया सीधा बात कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। तो भैया अब ये जो पार्टिकल है वो क्या क्या हो सकता है, पार्टिकल क्या हो सकता है मैं बताता हूं। देखिए, ठीक है, जब एज ए सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का बात करेगा तो यहां का जो पार्टिकल है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन होगा। अगर बात करता है सब्सटेंस के तौर पे प्रोटॉन को, तो उस टाइम पार्टिकल कौन होगा, प्रोटॉन। अगर पार्टिकल में बात करता है न्यूट्रॉन का, सॉरी सब्सटेंस में बात करता है न्यूट्रॉन का, तो पार्टिकल कौन होगा, न्यूट्रॉन। अगर सब्सटेंस से बात करता है एटम का, ठीक है, तो यहां पार्टिकल कौन होगा, एटम। याद रखना, अगर बात करता है आयन का, इसका पार्टिकल कौन होगा बच्चों, आयन। और अगर बात करता है वो मॉलिक्यूल का, तो इसका जो पार्टिकल है वो कौन हो जाएगा, मॉलिक्यूल। ठीक है, ये चीज आप याद रखिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे हमने बताया 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस एनी मतलब इनमें से कोई भी सब्सटेंस अगर आप लेते हैं 1 मोल, तो कंटेन हाउ मेनी पार्टिकल, 6.023 10⁻23 पार्टिकल। ठीक है, अब इसको थोड़ा मैं और सिंपलीफाई करता हूं। जैसे देखिए, मान लीजिए आपने ये क्या किया, एक कंटेनर लिया, ठीक है बच्चों, और इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो दूर से देखेंगे इसको बोलेंगे सब्सटेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसके हर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर एक इंडिविजुअल को बोलेंगे पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे एग्जैक्ट बात किस पे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पे, तो पार्टिकल वहां कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर कंटेनर में बच्चों यहां भरा हुआ है प्रोटॉन सपोज, तो इसका जो सब्सटेंस है वो क्या है, प्रोटॉन, और इसका पार्टिकल भी कौन है, प्रोटॉन, क्योंकि जब सब्सटेंस जो है वही उसका पार्टिकल होगा। अगर मान लो कंटेनर भरा हुआ है न्यूट्रॉन, ठीक है, तो यहां का जो सब्सटेंस है बच्चों वो कौन होगा, न्यूट्रॉन, और इसका पार्टिकल कौन होगा बच्चों, वो भी न्यूट्रॉन। पार्टिकल भी न्यूट्रॉन, सब्सटेंस भी न्यूट्रॉन। ये बात याद रखिएगा, जब जिसका बात किया जाएगा वही उसका पार्टिकल होगा। उसके बाद देखिए, जैसे अगर मान लो यहां पे भरा हुआ एटम, ठीक है, तो दूर से इसको हम बोलेंगे क्या, आपका सब्सटेंस, किसका, एटम का। देखिए, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनडायरेक्टली इस कंटेनर में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। कैसे, हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो है ना, तो इनडायरेक्टली इस कंटेनर में क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। लेकिन यहां का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नहीं है बच्चों, पार्टिकल कौन है, तो एटम है, क्योंकि आपने यहां पे क्या भरा है, कंटेनर में एटम भरा है। ठीक है, तो कंटेनर में अगर आपने एटम भरा है और उसके हर एक इंडिविजुअल का अगर हम बात करेंगे, ठीक है, उसके हर एक इंडिविजुअल एटम क्या कहलाएगा, पार्टिकल। तो याद रखिएगा कि जिसके बारे में प्रॉब्लम बात करेगा उस टाइम पे वही पार्टिकल हो सकता है। ठीक है, बट जिसके बारे में वो बात करेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों आयन का, मान लो कंटेनर में आयन भरा हुआ है, तो आयन में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, तो इनडायरेक्टली यहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, बट ये सब्सटेंस है किसका, आयन का, इसलिए यहां पे पार्टिकल कौन होगा, आयन होगा। ठीक है, समझ गए। इसके बाद एक कंडीशन और मैं आपको बता दूं, बात है मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, तो देखिए,
जैसे अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल का, कंटेनर में मॉलिक्यूल भरा हो, ठीक है, समझ गए, तो इसका जो एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे, पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूल। तो एक बात याद रखें कि मैं आपको बता दूं शॉर्ट में कैसे याद करेंगे इसको। याद ऐसे करेंगे कि जो पार्टिकल है वो या तो इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर प्रोटॉन होगा, या फिर न्यूट्रॉन होगा, या फिर एटम होगा, या फिर आयन होगा, या फिर बच्चों मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, इनमें से ही कोई एक होगा। केमिस्ट्री में जब भी हम लोग मोल अप्लाई करेंगे इन्हीं पे अप्लाई करेंगे, और मोल ऑलवेज अप्लाई किस पे होता है, तो सिर्फ केमिस्ट्री पे। इसके बाहर प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो वैल्यू फिक्स किया गया है वो वैल्यू क्या है बच्चों, बहुत बड़ा वैल्यू है। ठीक है, समझ गए। अब याद रखिए पार्टिकल इनमें से ही कोई एक है, बट एट ए टाइम कोई एक ही होगा। मतलब एक प्रॉब्लम में एक ही कोई पार्टिकल होगा। पार्टिकल या तो इलेक्ट्रॉन होगा, या प्रोटॉन, या न्यूट्रॉन, या एटम, या आयन, या मॉलिक्यूल। मतलब ये रेंज है पार्टिकल का, बट इनमें से ही कोई एक पार्टिकल होगा। अब प्रॉब्लम जिसका बात करेगा वही उस टाइम का पार्टिकल होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां तक मैंने आपको बात बता दी। अब जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन में तो कोई टाइप नहीं है, प्रोटॉन में कोई टाइप नहीं है, न्यूट्रॉन में टाइप, लेकिन एटम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो एटम में भी जिस एटम का बात कर रहा है वही उसका पार्टिकल होगा। आयन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो जिस आयन का बात करेगा वही आयन उसका पार्टिकल होगा। मॉलिक्यूल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो जिस मॉलिक्यूल का बात करेगा वही उसका पार्टिकल होगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए एक कंडीशन में जरा यहां बताता हूं। जैसे अगर बोला कि 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक कंटेनर में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है और हमने गिना काउंटिंग किया इलेक्ट्रॉन के नंबर का, तो काउंट करने पे ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, मोल। तो यहां पे किसका गिनती आप गिन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का। कंटेनर में कौन भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। तो यहां का पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, मोल। तो लिख सकते हैं बच्चों 1 मोल क्या, इलेक्ट्रॉन, या फिर लिख सकते हैं इसको Na इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ गए। तो ये कंडीशन है। अगर ऐसे लिख के दिया 6.023 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन, इसको लिख सकते हैं, इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, मोल। लेकिन यहां पे इस बार किसका बात कर रहा है, प्रोटॉन का। तो पार्टिकल कौन हुआ, प्रोटॉन। क्या लिखेंगे आप, 1 मोल व्हाट, प्रोटॉन, या फिर Na प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, ये बात हो गया। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें 6.023 इंटू 10⁻23 न्यूट्रॉन का, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मोल। और ये बात किसका कर रहा है, न्यूट्रॉन का। मतलब कंटेनर में कौन भरा हुआ है, न्यूट्रॉन। तो यहां का पार्टिकल कौन हुआ, न्यूट्रॉन। तो लिखेंगे इसको क्या, 1 मोल न्यूट्रॉन, या फिर Na न्यूट्रॉन। देखो किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करने आपको बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप देखिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कंडीशन जरा देखिए। इसके बाद ये है कि अगर बोला आपको 1 मोल एटम है ना, तो सीधा इस मोल का वैल्यू पुट कर दो 6.023 इंटू 10⁻23, और क्या बात कर रहा है, एटम। किसका बात यहां पे कर रहा है, एटम का। तो यहां का पार्टिकल कौन हुआ, एटम। मतलब गिनती किसका गिनेंगे, एटम का। तो प्रॉब्लम जिसके बारे में बोलेगा वही उसका पार्टिकल कहलाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Na, और साथ में क्या आपका एटम, Na एटम। क्लियर। तो ये हो गया बच्चों। अब एटम भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। अगर बोला 1 मोल हाइड्रोजन एटम,
तो भैया एग्जैक्ट बात किसका कर रहा है? एटम का, लेकिन वो भी किसका? हाइड्रोजन एटम का। तो लिख सकते हैं कि आप 6.023 इंटू 10 का पावर क्या? 23, और यहां लगा देना पड़ेगा कौन? हाइड्रोजन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Na, और कौन? हाइड्रोजन। ठीक है, तो जिसका बात कर रहा है जिस टाइम पे, हम उसी का बात करेंगे। ठीक है, इस बात का आपको बारीकी से और हर बार ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? तो एटम अगर बोलता है ऐसा, 2 मोल, 2 मोल सोडियम एटम, एक्सप्रेस दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो यहां पे बात कर रहा है किसका? सोडियम, और वो कौन है? एटम। मतलब पार्टिकल यहां का कौन हुआ? एटम। जिसका बात करेगा वही उसका पार्टिकल होगा। और ऑलवेज हम लोग प्रोनाउंस कैसे करते हैं? जैसे आपको बोले 1 दर्जन, तो दर्जन 12। बोले 1 दर्जन पेन, तो आप दर्जन किस पे अप्लाई कर रहे हो? पेन पे। जब दर्जन कॉपी पे आप अप्लाई कर देंगे तो गलत हो जाएगा ना। हम अगर पेन बोलेंगे और आप कॉपी खरीद के लाएंगे तो थपड़ाएंगे फिर हम तुमको। ठीक है, तो जब पेन बोले तो पेन लेके आओ, कॉपी बोले तो कॉपी लेके आओ। ठीक है, तो दर्जन तो हम अप्लाई कर रहे, लेकिन जिसके बारे में बोलूंगा तो वैसी। यहां बोला गया पार्टिकल, तो जो पार्टिकल होगा उस पर हम मोल अप्लाई करेंगे। तो जैसे यहां अगर बात कर रहे हैं सोडियम, तो एग्जैक्ट अभी मोल किस पे अप्लाई होगा? सोडियम पे। अब जैसे यहां लिखे 2 मोल, तो 2 इंटू मोल का वैल्यू 6.023 इंटू 10 का पावर 23, और बात किससे कर रहा है बच्चों? सोडियम का। इसे लिख दें यहां पे सोडियम। तो ये नंबर निकल गया किसका? सोडियम का। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2Na व्हाट? सोडियम एटम। ये भी निकल गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हां कि ना। कैसे आप बोलोगे? कमेंट करके बोलोगे, और नहीं बोले तो मूर्ख कहलाओगे। ठीक है, समझ गए क्या? अब देखिए आगे बढ़ता हूं। देखिए अगर बोला 1 मोल, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये किसका बात कर रहा है? मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो अब यहां लिखेंगे वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। नॉर्मली मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल, जैसे बोले 1 दर्जन कॉपी, तो कॉपी ब्रांड थोड़ी मेंशन किए हमने। लेकिन 1 दर्जन बोले एकदम क्लासमेट, तो फिर किसका बात होगा? क्लासमेट का। मतलब यार बात यह है कि जिसके बारे में बोला जाएगा उसी पे ना अप्लाई करोगे। तो वैसे ही मोल में भी जिसके बारे में बोल रहा है ना उस पे मोल अप्लाई करो। जो पार्टिकल है उस पे मोल अप्लाई करो। अब पार्टिकल क्या होगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, बट कौन हो सकता है ये पता है, या तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, आयन, मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जैसे यहां पर आ जाइए, एक क्वेश्चन यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जांपल। ठीक है, से अगर एग्जांपल का मैं बात करूं, एग्जांपल आप देखिए, एग्जांपल है कि 1 एग्जांपल है इसका। जैसे बोला 1 मोल H2, H2 मतलब मॉलिक्यूल, दिस इज व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। 1 मोल H2 मॉलिक्यूल, तो ये क्या हो गया आपका? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल, और इक्वल टू ये जो वैल्यू है इसको क्या लिख सकते हैं? Na। और मॉलिक्यूल में कौन आपका? Na आपका H2 मॉलिक्यूल। इस तरीके से एक्सप्रेस करें। अगर बोला 3 मोल CH4 मॉलिक्यूल, तो अभी बात हो रहा है मॉलिक्यूल का, लेकिन दूसरे ब्रांड का मॉलिक्यूल, ये CH4 मॉलिक्यूल। तो लिख सकते हैं इसको 3 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू Na। बात समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं आ गया होगा। ठीक है, चलिए बच्चों फिर से एक एग्जांपल अगर बात करें तो जीने के लिए जल की जरूरत है, तो जल का भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे बोला 0.1 मोल ऑफ H2O। ठीक है, जिसको एक्सप्रेस करिए इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो 0.1 रहा या 10, उससे क्या लेना? भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं, मोल से लेना रखो। मोल का वैल्यू क्या होता है? 6.023 10 पर 23, तो 0.1। लेकिन इस बार पार्टिकल कौन होगा? मॉलिक्यूल। उसमें भी कौन सा? वाटर मॉलिक्यूल। 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 H2O। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22, है ना, H2O। साथ में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? एवोगैड्रो नंबर Na,
तो 0.1 Na और वो भी कौन सा H2। ठीक है बच्चों, यहां तक मैंने आपको पूरी बातें बता दिया अबाउट क्या आपका मोल का इंट्रोडक्शन यही है। अब इस मोल का यूज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। अब एक आखिरी बात, ठीक है, छोटी सी बात जो हमें बतानी है वो ये है कि आखिर इस का डेफिनेशन क्या है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है इसका मोल का। ठीक है, मोल को डिफाइन कैसे किया गया। अब बोलोगे सर आपने तो बता दिया कि 1 मोल कंटेन हाउ मेनी पार्टिकल, तो 6.023 पार्टिकल। अब ये पार्टिकल क्या हो सकता है, तो पूरे केमिस्ट्री में जो भी सब्सटेंस यूज होंगे उसका एक इंडिविजुअल क्या कहलाएगा, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम आयन मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। चलो ये सही बात, इससे क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि आखिर मोल आया होगा दिमाग में साइंटिस्ट का, तो कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना, मोल बोला कैसे है, कैसे बोला। तो बोलने के लिए एक डेफिनेशन दिया गया है, एक क्राइटेरिया ऑब्जर्व किया गया है ना, और एक स्केल था, उसके बेसिस पे ही मोल लाया गया। अब क्या स्केल है, ये स्केल मैं आपको बताता हूं। देखिए बच्चों, मोल को डिफाइन करने के लिए कार्बन 12 जो आइसोटोप है इसका यूज किया गया। कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन का आइसोटोप कार्बन 14 भी होता है, कार्बन 12। तो यहां बोला क्या जा रहा है कि साइंटिस्ट ने, एवोगैड्रो साहब ने कार्बन 12 जो आइसोटोप है कार्बन का, इसको लिए और उन्होंने एक कंडीशन देखा कि इसका वेट लिए उन्होंने 12 ग्राम, मतलब वेट ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 ग्राम लिया उन्होंने। और उसमें देखा कि जब नंबर ऑफ एटम काउंट किया गया कार्बन 12 का, तो वैल्यू आ रहा था 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, क्या हुआ, 12 ग्राम कार्बन उठा के पहले लाए, तो उसमें उन्होंने देखा कि कार्बन 12 आइसोटोप है, उसका 12 ग्राम में 6.023 एटम एग्जैक्ट आ रहा था। आपके दिमाग में जनरेट होता होगा ना क्वेश्चन कि आखिर क्यों ये वैल्यू, उसका ये रीजन कि कार्बन 12 को रेफरेंस में लिया गया और 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप का यूज किया गया और देखा यह गया कि उस 12 ग्राम में कितने कार्बन 12 के एटम है। तो देखा यह गया कि उसमें एटम आ रहा था 6.023। तो यहीं से डिफाइन किया गया कि किसी भी कंपाउंड में जब नंबर ऑफ एंटिटी कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने एटम्स हैं उसके बराबर हो जाए तो उसे हम कहेंगे 1 मोल। और ये डेफिनेशन है बच्चों मोल का। तो लिखिएगा जरा डेफिनेशन मोल का, फिर से एक बार रिपीट कर दूं, क्या है कि कार्बन 12 आइसोटोप लिया गया कितना ग्राम, 12 ग्राम, और उस 12 ग्राम में कितना एटम है ये ऑब्जर्व किया, एटम ऑब्जर्वेशन चेक किया गया तो देखा गया उसमें वैल्यू आ रहा है 6.023 10^23। तो बोला गया कि किसी भी कंपाउंड को आप उठाते हैं और उसमें एंटिटी अगर कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितना एटम है उसके बराबर हो जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, मोल कहेंगे। ठीक है, यहां पे डेफिनेशन आप लिखेंगे, डेफिनेशन हो जाएगा कि 1 मोल ऑफ any compound, 1 mole of any compound contain as atom as many entities मतलब पार्टिकल। ठीक है, एंटिटीज को पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, एंटिटीज एज एटम्स present in as atom present in 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, तो दिस इज स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो यहीं से मोल जनरेट किया गया। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे
कल मैंने प्लान चेंज कर दिया, जो मैंने कहा था वीकली 2 डेज 11th वालों पढ़ाऊंगा, उस प्लान में चेंज कर दिया, चेंज ये कर दिया कि वीक पूरे वीक पढ़ाएंगे। ठीक, कम से कम 4 डेज तो वीक में जरूर लेक्चर आपको मिलेगा। ठीक है, एंजॉय करिए, पढ़िए, और जितना चीज पढ़ाया हूं नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, नोटबुक लेकर बैठिए। आपको चैप्टर जिस दिन एंड होगा 80% जेडबली और नीट के क्वेश्चन आपसे खुद ही बनेंगे, ये भी है, लेकिन अच्छे